टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागिन सीजन 7 के एपिसोड 45 को। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अपरा जो कि दुल्हन बन के अपने कमरे में आती है और उसके पीछे ही बर्नी और प्रथम आ जाते हैं, जो कि उसको आकर बताते हैं कि आप अनंत कुल की नागरानी हैं और आप ही हमारी करता धरता है। आप आज किसी इंसान से शादी कर लेंगी तो अनंत कुल को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर बर्नी और प्रथम आकर अनंता को याद दिलाते हैं और उसे तमाम सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो किसी और ने नहीं किया था बल्कि राधिका ने किया था। राधिका ने आपसे धोखे से नागमणि ले ली थी और नागमणि की शक्ति की वजह से आपको मार दिया था और नीचे नदी में फेंक दिया था। और हमने 3-4 महीने आपको ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप हमें नहीं मिली। आपको जो पुराने सपने आते हैं और जितने भी पुराने ख्यालात आते हैं वो यही हैं। आपकी पहले शादी हो चुकी है आर्यमन सूरी से। ये सुनने के बाद अनंता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अनंता बर्नी से कहती है कि अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं पहले ही सोचती थी कि मेरा कोई ताल्लुक है आर्यमन के साथ और आर्यमन ही मेरा प्यार है। इसके बाद बर्नी से अनंता कहती है कि आज शादी तो इस घर में होगी लेकिन मेरी नहीं बल्कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पर प्रथम और बर्नी अनंता का रूप ले लेते हैं और अनंता के पति आदित्य का रूप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनंता आदित्य को कमरे में बंद कर देती है और वो बेचारा चीखता चिल्लाता रहता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं जब अनंता की पूरी फैमिली यानी अपरा की फैमिली उसके सामने मौजूद होती है तो अपरा उनसे ये सवाल करती है कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। मैंने तुम लोगों को अपना माना था लेकिन तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आखिर कौन हूँ मैं जानती हूँ मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और अनंत कुल की नागरानी हूँ। यहाँ पर अपरा अपनी नई फैमिली के सामने अपना रूप बदलती है जिसे देखकर पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है और भरनी जो कि उसकी दासी होती है वो भी उस फैमिली के सामने उसके रूप बदलती है और अपने इच्छाधारी नागिन रूप में आकर उस फैमिली को कहते हैं कि हम अनंत कुल की नागरानी के दासी हैं। मैं हर वक्त नागरानी की सुरक्षा के लिए रहती हूँ और आप लोग मुझे देखकर डरिए मत। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी लेकिन आप लोग नागरानी से जो अनर्थ करवाने वाले थे उसके बाद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता लेकिन मैं कभी भी नागरानी को ये कदम उठाने नहीं दे सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्नी के साथ उसका बॉयफ्रेंड प्रथम भी अपने नागिन रूप में आ जाता है। यहाँ पर बर्नी की नई फैमिली के सामने जो शुरुआत होती है और अपरा की नई फैमिली उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर दादी अपरा से कहती है तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो लेकिन हम भी अपनी जगह पर गलत नहीं हैं। यहाँ पर अनंता सवाल करती है अपनी नई फैमिली से और कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा की नई फैमिली जो कि अनंत कुल की फैमिली हुआ करती थी वो सुनाती है अपनी कहानी कि उनके साथ क्या हुआ था। फीडबैक में दिखाते हैं कि अनंत कुल की ये फैमिली जो कि अनंत कुल के नाग और नागिन थे और हर पूर्णमासी की रात को नाग मंदिर में जाकर वो नागमणि की पूजा करते थे। लेकिन उनके इस परिवार में एक बेटी सी शिशस्ता जो कि एक इंसान से प्यार कर बैठी थी। यहाँ पर वो अनंता को पूरी सच्चाई बताते और कहते हैं कि हमारी बेटी शिशस्ता ने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो कि इंसान था ना कि एक इच्छाधारी नाग। और अनंत कुल में एक नागिन का किसी इंसान से प्यार करना उसका बहुत बड़ा बलिदान चुकाना होता है। यहाँ पर अनंता को वो सारी सच्चाई बताते और कहते हैं कि शिशस्ता कैसे एक इंसान के प्यार में पड़ गई। वो यहाँ से शिव मंदिर का बहाना करके उस इंसान से मिलने के लिए जाती थी और हमें पता भी नहीं था कि वो इंसान किस तरह हमारी बेटी के जज्बात के साथ खेल रहा है। यहाँ तक कि उस इंसान ने हमारी बेटी को इस कदर कायल कर लिया कि हमारी अपनी बेटी शिशस्ता हमारे ही खिलाफ हो गई। यहाँ पर वो जिस इंसान से प्यार करती दिखाई दी थी वो और कोई नहीं था बल्कि एरुल ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंत कुल की नाग और नागिन अनंत कुल की नागिन को बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर किस तरह उस एरुल ने हमारी बेटी के साथ प्यार का खेल खेला और उससे नागमणि हासिल करने की उसने कोशिश की, क्योंकि हर रात पूर्णमासी की रात को वो नागमणि की पूजा करने के लिए वही जाती थी और वही हमारे नागलोक की आखिरी उत्तराधिकारी थी और उसी ने हमारे नागलोक को संभालना था। यहाँ पर हमारी बेटी शिशस्ता के साथ उसने प्यार का खेल खेला और शिशस्ता एरुल के प्यार में इस तरह से गिरफ्तार हो गई कि उसने अपना कुल ही छोड़ दिया और उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया और उसे इस चीज़ का वादा किया कि वो उसे हर हाल में नागमणि देगी, क्योंकि वो एरुल से इतनी मोहब्बत करती थी और एरुल ने भी उसके साथ प्यार का इतना दावा किया था कि हमारी बेटी शिशस्ता एक इंसान के प्यार में पड़ गई। जब ये कहानी अनंता सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अनंता कहती है कि आखिरकार अनंत कुल की नागनारी का काम मैं क्यों कर रही हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि जब हमारी बेटी शिशस्ता ने उस एरुल के साथ मिलकर अपने ही कुल के साथ विश्वासघात किया और उसने पूर्णमासी की रात को वो नागमणि प्रकट होती थी अनंत कुल के मंदिर में, तो उस नागमणि को उठाकर उसने एरुल को देने का फैसला किया और यहाँ से अनंत कुल के कुल का नुकसान हुआ और यहाँ से अनंत कुल तबाही के दहाने पर जा खड़ा हुआ। यहाँ पर अनंत कुल को शराब मिला। हमारी बेटी ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की और वो नागमणि उठाकर शिव के मंदिर से एक गद्दार इंसान को देने के लिए जा ही रही थी। तो यहाँ पर हमें शिव का एक बलिदान हासिल हुआ। यहाँ पर शिव खुद प्रकट हुए और हमें शिव ने कहा है कि तुम लोग अनंत कुल के नाग और नागिन थे और तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुमने उस मणि की हिफाजत करनी थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उस मणि की हिफाजत नहीं की और मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए उसे शराब भी मिलेगा और वो मणि यहाँ से कहीं नहीं लेके जा सकी। यहाँ पर हमारी बेटी शिशस्ता एक पत्थर की बन गई
रही थी और दूसरी तरफ वो एरोर इंसान लांची जैसे ही देखता है कि हमारी बेटी पत्थर की बन चुकी है तो वो उस मनी को लेने के लिए भागता है और जैसे ही उस मनी को छूता है तो वो पीछे गिर जाता है। इसके बाद अनंत कुल के ऊपर श्राप लग गया था, जो कोई भी उस मंदिर के अंदर जाएगा नागमणि लेने के लिए तो वो पत्थर का बन जाता है। इसके बाद शिव का हमें वरदान हुआ और शिव ने हमें कहा कि आज के बाद तुम में से कोई भी अनंत कुल के नाग और नागिन नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे कुल की लड़की ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब वो इस अनंत कुल की नागरानी नहीं होगी बल्कि कोई और नागरानी होगी। इसके बाद वो अनंत कुल की फैमिली अनंता को बताती है कि शिव ने हमें ये कहा था कि अगर तुम लोग इस शराब से बचना चाहते हो तो यहाँ से एक और अनंत कुल की नागिन जन्म लेगी जो कि तुम्हारी बेटी की कोख से जन्म लेने वाली थी, लेकिन अब तुम लोगों के लिए ये सज़ा है कि ये किसी और नागिन की कोख से जन्म लेगी जो कि शेष नागिन होगी, और वो शेष नागिन और कोई नहीं थी, तुम्हारी माँ प्रगति ही थी। प्रगति ने ही तुम्हें जन्म दिया था इस अनंत कुल के श्राप को मिटाने के लिए, और हम लोग काफ़ी सदियों से तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम्हें हमें नहीं मिली। बस यही वजह थी, जब तुम हमें मिली तो हमने तुम्हें अपने परिवार में रख लिया। और शिव ने हमें कहा था कि जब वो नागिन आएगी तो उसकी शादी किसी नाग से होगी और उस नाग में से जो बच्चा पैदा होगा उसके बाद ही तुम लोगों का ये श्राप मिट सकेगा और तुम लोग अपने अनंत कुल के वासी बन सकोगे। इसलिए हमने दिन रात बस तुम्हें ही ढूंढने की कोशिश की। हमारी बेटी ने जो गलती की वो हमारे कुल के लिए सबसे बड़ी गलती बनी, लेकिन हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य हैं कि शिव ने तुम्हारी माँ प्रगति को चुना और हमें कहा कि इस शेष नागिन की कोख से एक लड़की जन्म लेगी जो कि तुम लोगों का ये श्राप मिटाएगी और उस पूरी दुनिया को तबाही से भी बचाएगी। यहाँ पर जब अनंत कुल के वासी अनंता को सारी सच्चाई बताते हैं तो अनंता उनकी बात सुनकर उन सबसे माफ़ी मांगती है, अनंत कुल की फैमिली से और उनकी बेटी से भी। यही कह दिया कि वो अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन धोखा तो शिशस्ता के साथ उसके प्यार ने किया था, क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था और इंसान किस कदर धोखेबाज होते हैं हम जानते हैं। इसके बाद अनंत कुल के वासी अनंता को कहते हैं कि हम जानते हैं इसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ और हमें पता चला था कि अनंत कुल की नागरानी आएगी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। हमें काफ़ी बार पता भी चला कि तुमने एक अरोरा परिवार को अपना लिया है जहाँ पर तुम्हारी बहन भाई और माता पिता थे और उनके पास ही तुम पली बड़ी थी, तो हमने वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि तुम्हारी माँ प्रगति ने तुम्हें आर्यमन सूरी के घर में जाकर ही पैदा किया था। जब उसके ऊपर देश का खतरा मंडरा रहा था तो उसने तुम्हें जन्म दिया और एक ऐसे परिवार में छोड़ दिया जो कि तुम्हारे माँ बाप बहन भाई और माता पिता से, और तुमने वहाँ पर परवरिश पाई और तुमने वहाँ पर पूर्वी के नाम से अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसने अपनी बेटी का नाम अनंता के नाम पर रख दिया। इसलिए भी हम लोग तुम्हारी बड़ी बहन अनंता को ही अनंता समझते रहे जो कि असल में पूर्वी थी, और वहाँ भी तुम हमें नहीं मिली। फिर हमें एक रात पता चला कि अनंत कुल की नागरानी को उसकी पूरी फैमिली ने परमेश्वरी ने शादी के दिन ही मार दिया था और वहाँ से हमने तुम्हारी खोज करना छोड़ दी। फिर एक काफ़ी अरसे के बाद तुम्हारे भाई आदित्य ने, जो कि अब तुम्हारा भाई है, उसने तुम्हें आर्य मंसूरी के साथ गाड़ी में देखा और हमारे लिए उम्मीद की किरण वापस आ चुकी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे क्योंकि हमारे अनंत कुल का श्राप था वो हम पर ही आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंत कुल की पूरी फैमिली अनंता से माफ़ी मांगती और कहती है कि हम जानते हैं कि आप अनंत कुल की नागरानी हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा के भाई बहन उसे बताते हैं कि उसके बाद तुम हमें एक लंबे अरसे के बाद एक नदी के किनारे मिली जहाँ पर तुम बेहोश थी, और इसके बाद हमने तुम्हें बचाने के लिए फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदा रखना है तो तुम्हें दुश्मनों से दूर यहाँ पर अपने पास ही रखना होगा। इसलिए हमने तुम्हें जब वहाँ से लेकर आए और तुम्हें होश आया तो तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। इसके बाद हमने ये फैसला किया था, शिव ने हमें कहा था कि एक नाग से तुम्हारी शादी होगी, तो ये आदित्य एक इच्छाधारी नाग ही है जिससे शादी करवा कर तुम्हारी संतान होनी थी और हमसे अनंत कुल का श्राप हट जाएगा और हम फिर से अनंत कुल के वासी बन जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आदित्य भी इच्छाधारी नाग बन जाता है और अनंता उसको देखकर भी हैरान हो जाती है कि क्या तुम एक इच्छाधारी नाग थे। यहाँ पर अनंत कुल की नई फैमिली अनंता की जो फैमिली थी यानी अपरा की फैमिली उससे माफ़ी मांगती और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम भी मजबूर थे। हमें शिव ने जो वरदान दिया था हमें वो पूरा करना था और अपने आप को इस शराब से मुक्त करना था। अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, आप अनंत कुल की आखिरी उत्तराधिकारी हैं और अनंत कुल की नागरानी हैं। जब अनंता को सारी सच्चाई पता लग जाती है कि किस तरह उसके साथ क्या क्या हुआ था तो वो अनंत कुल की फैमिली से ये वादा करती और कहती है कि मैं अनंत कुल का श्राप भी मिटाऊंगी और तुम लोगों को फिर से अनंत कुल का वासी भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे वो मणि हासिल करनी और जाकर उस मंदिर में रखनी होगी जो कि नागिन की सबसे बड़ी शक्ति होती है और शिव मंदिर की सबसे बड़ी शान होती है। इसके बाद राधिका के बारे में भरनी उसको बताती है कि राधिका ही असल में वो ड्रैगन थी जो कि काफ़ी अरसे से तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही थी। अनंता को याद आता है कि कई बार उसने उस ड्रैगन को देखा है लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। हर बार जो वार किया है राधिका ने मेरे सामने ही रहकर चुप कर ही वार किया है। अगर वो इतनी दलेर होती तो मेरे सामने से वार करती, लेकिन इस बार राधिका को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं उससे उसके हर एक अपने को छीन लूँगी जिस तरह उसने मुझसे आर्यमन को छीन लिया और मेरी पूरे परिवार को छीन लिया। इसके बाद भरनी कहती है अगर आप राधिका को नहीं मारेंगी तो मैं अभी जाकर उसको ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन अनंता भरनी को रोक देती है और कहती है कि अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं है इतने ज़्यादा जज्बाती होने का। इस बार उस ड्रैगन के साथ भी उसी के साथ का खेल ही खेलेंगे जिस तरह उस राधिका ने हमें चुप कर वार किया है और हमें पता नहीं लगा इतना अरसा वो हमारे साथ रही है। इस बार हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी ये कसम खाती है और अपने नए प्लान को सर अंजाम देती नजर आएगी। अगर आप यहाँ तक
तक पहुँच चुकी हैं और मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी तरह से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो ही दे देता हूँ। जब अनंता को बर्नी और अपनी नई फैमिली से तमाम सच्चाई पता चल जाती है तो इसके बाद अनंता ये कसम खाती है कि आज के बाद उस ड्रैगन को हवाओं में उड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा। अब उस ड्रैगन का वक्त आ चुका है और वो नीचे गिरता ही नजर आएगा। इसके बाद अगले ही सीन में देखते हैं कि अगली बार अनंता अपना नया प्लान सरंजाम देती है और अपनी फैमिली को रोकती है कि राधिका को कोई भी नहीं बताएगा कि मेरी याददाश्त और मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नागिन जाती है अपने भाई आदर्श और छोटे भाई के साथ आर्यमन सोरी की फैमिली यानी उसकी ऑफिस में जाती है और जाकर ज्वाइनिंग करती है। सामने राधिका को देखकर अनंता की शक्तियाँ वापस आती दिखाई देती हैं और अनंता बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि अब अनंता को सब कुछ याद आ चुका है और वो राधिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान दिया, क्योंकि राधिका ने सबसे ज़्यादा दुख आर्यमन को ही दिया है और आर्यमन को प्यार में ही तोड़ा है। अनंता अब ये खेल खेल रही है, वो राधिका के साथ वैसा ही कर रही है जैसा उसने उसके साथ किया था। यहाँ पर अनंता जब ऑफिस पहुँचती है तो राधिका अनंता को देखकर कहती है कि तुम्हें आज शादी के पहले दिन ही यहाँ पर हो, तुम्हें तो अपना हनीमून मनाने के लिए कहीं जाना था। तो अनंता आर्यमन की तरफ देखकर कहती है कि मेरा हनीमून और सब कुछ यही है, आज मेरा ये सबसे अच्छा दिन है, मैं इस कंपनी में आई हूँ। तो राधिका इस जवाब में कहती है कि हनीमून, और यहाँ अनंता कहती है यानी अपरा वो कहती है कि मेरे लिए मेरा काम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा हनीमून और सब कुछ यही है। इसके बाद अगले सीन में जबकि अब अनंता अब अपरा नहीं रही और वो अपरा बनकर ही आर्यमन के सामने जाती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ही खुश है, लेकिन आर्यमन अनंता को देखकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। अनंता आर्यमन की आंखों में देखती है और कहती है कि सर आप मुझे विश नहीं करेंगे, आज मेरी शादी का पहला दिन है, लेकिन मैं अपने काम के मामले में बहुत ज़्यादा ही लॉयल हूँ। शादी के पहले दिन ही मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आपकी कंपनी को ज्वाइन किया और मैं आपकी कंपनी के साथ दिन रात मेहनत करके लगन से काम करती दिखाई दूंगी। यहाँ पर आर्यमन अनंता को देखकर ही उसकी आंखों में ही खो जाता है और अनंता कहती है कि मैं आपसे ये भी कहना चाहती थी, अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते थे और मुझे घटिया और पता नहीं क्या क्या आपने कहा था, लेकिन आप उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुझे शेर से बचाने के लिए मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए। एक तरफ आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं और दूसरी तरफ आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। इसके बाद अगले सीन में ही अनंता अपना मंगलसूत्र दिखाती है राधिका और कहती है कि ये ए वाला मंगलसूत्र मैंने खुद सिलेक्ट किया है, ये मेरे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। इसका मतलब है आदित्य और अपरा। यहाँ पर अपरा के दोनों भाई भी मौजूद होते हैं जो कि अपरा के साथ मिलकर अब ये खेल खेल रहे हैं और राधिका को एक्सपोज करने वाले हैं। यहाँ पर आर्यमन सूरी अगले सीन में हम देखते हैं राधिका के ना होने के बावजूद अपरा जाती है आर्यमन के ऑफिस में और आर्यमन के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करती है और आर्यमन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। वो आर्यमन को कहती है कि हमें इस प्रेस में दिन रात काम करना चाहिए। इस तरह राधिका को अपरा को अपने करीब देखकर आर्यमन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देता है। अपरा आर्यमन की तरफ इमोशनल होकर देखती है और कहती है मैं जानती हूँ कि इस बार भी तुम्हें फिर से शराबी बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ राधिका को ही है और राधिका ने पहले भी तुम्हारा दिल तोड़ा था और इस बार भी। जैसे ही आर्यमन पीछे हटता है तो अपरा के हाथ से जूस गिर जाता है आर्यमन की शर्ट पर और अपरा आर्यमन से सॉरी करती है और स्टेन रिमूवर लेकर आर्यमन के शर्ट पर लगे हुए दाग साफ करने लग जाती है। इसके बाद अपरा आर्यमन से कहती है कि कैसा महसूस होता है जब आपका कोई अपना आपके पास हो और आप उसे पहचान ना सके। आर्यमन और अनंता के दरमियान रोमांटिक मोमेंट हो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से राधिका आ जाती है और राधिका जैसे ही देखती है अपरा को कि वो आर्यमन के बहुत ज़्यादा करीब है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और आकर अपरा यानी आर्यमन को कहती है कि यहाँ क्या ड्रामा हो रहा है, क्या रोमांस चल रहा है, आखिर तुम लोग मुझसे छुपा क्या रहे हो। और राधिका अपरा को कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ ऑफिस में काम करने के लिए आई हो, ना कि मेरे हस्बैंड पे डोरे डालने के लिए। बेहतर रहेगा कि तुम इससे दूर ही रहो, तुम अब किसी और की पत्नी हो और तुम्हें किसी और की भावों में ही होना चाहिए। ये सुनकर अपरा कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हो, वैसे भी मैं इसको पसंद नहीं करती, मेरी जिससे शादी हुई थी मैं उसको दिलो जान से पसंद करती हूँ, लेकिन उनकी शर्ट गंदी हो गई थी इसलिए मैं उनको स्ट्रेन रिमूवर से रिमूव कर रही थी। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने पति को संभाल कर रखो, ये वक्त वक्त पर किसी भी लड़की पर किसी भी टाइम गिर जाता है। ये बात सुनकर राधिका और ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और आर्यमन की तरफ बहुत ज़्यादा ही गुस्से में देखती है और आर्यमन वहाँ पर खामोश होकर खड़ा रहता है, क्योंकि आर्यमन के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन है। एक तरफ अपरा उसके सामने है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा ने आर्यमन की शर्ट के बटन खोले थे और राधिका आकर आर्यमन से कहती है कि मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम फिलहाल अपने काम पर फोकस करो और इस अपरा से दूर रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। इसने तुम्हारी फैमिली और यहाँ तक कि तुम्हारे भाई को कोमा में पहुँचाया है, तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं भरनी खुशी बनकर अपरा के साथ ऑफिस में आई है और वो अब पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार राधिका ने नागमणि कहाँ छुपाई है। अपरा भरनी से कहती है कि फिलहाल नागमणि को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही है कि राधिका उस नागमणि को बेसमेंट में छुपा सकती हैं, क्योंकि वो अक्सर वहाँ पर जाती है और उसका ज़्यादा वक्त बेसमेंट में ही गुजरा है। यहाँ पर दोनों भरनी और अपरा अपनी नागिन रूप में आती हैं और बेसमेंट का रास्ता तलाश करती हैं और एसी वाले पाइप से सीधा अंदर होती दिखाई देती हैं। नागिन सीजन 7 के आने वाले एपिसोड तकरीबन एंड ही होने वाले और आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा ही कमाल के भी होने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा और राधिका बरनी जाती हैं उस बेसमेंट के अंदर और नागमणि को ढूंढने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। जैसे ही बरनी और
अपना वहाँ पर पहुँचती हैं, यानी अनंता अब उसकी याद वापस आ चुकी है, तो वो नागमणि को ढूँढने की पूरी कोशिश करती दिखाई देती हैं, लेकिन उनको कहीं से भी नागमणि का कोई पता नहीं चलता। यहाँ पर भरनी कहती है कि राधिका इतनी आसानी से इस बेसमेंट के अंदर नागमणि नहीं रखेगी, क्योंकि परमीत अक्सर यहाँ पर आता रहता है और वो इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं कर सकती कि नागमणि को इस बेसमेंट में छुपाए। उसने ज़रूर उसको कहीं और खुफिया जगह पर रखा होगा। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं, जब भरनी और अनंता नागमणि की तलाश कर रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि परमीत और उसका भाई भी बेसमेंट के अंदर आते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर वो दोनों उनको देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती हैं। भरनी और अनंता आहिस्ता से चुप जाती हैं और परमीत का प्लान सुनते दिखाई देती हैं। यहाँ पर परमीत एक साथ प्लम्बर लेकर आता है और बेसमेंट के अंदर ऑफिस की एसी ख़राब हो चुकी होती है, उनको ठीक करवाने के लिए एक मिस्त्री को लेकर आते हैं प्लम्बर, जो कि एसी वगैरह चेक करता है। यहाँ पर परमीत कहता है कि आखिरकार वो हमारा पाशा इतने दिनों से हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, आखिरकार कौन है और वो कहाँ चला गया। इसके बाद परमीत को आखिरकार अनंता का दुपट्टा दिखाई देता है, जिसे देखकर परमीत बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई हमारी बातें खड़े होकर सुन रहा है और हमें बड़ी सावधानी से अपना अगला खेल जारी रखना होगा। जैसे ही अनंता को पता चलता है कि परमीत उसकी तरफ आ रहे हैं, और भरनी और अनंता अपना नागिन रूप लेकर फिर निकल जाती हैं और वापस ऑफिस में ही आकर सांस लेती हैं। यहाँ पर वो अपने फिर से इंसानी रूप में आती दिखाई देती हैं। परमीत यहाँ पर अपना एसी ठीक करवाने के लिए लाता है, लेकिन आने वाली एपिसोड में अब अनंता एक नया चाल चलेगी और राधिका को मात देगी। इसके बाद जब राधिका कि ऑफिस में भरनी और अनंता आ जाती है, तो अनंता भरनी से कहती है, मुझे लगता है कि हमें नागमणि यहाँ नहीं मिलेगी, हमें कोई और प्लान सोचना होगा। यहाँ पर वो दोनों अपने इंसानी रूप में आते हैं और देखते हैं कि परमीत भी फ़ौरन बाहर आ चुका है बेसमेंट से, और वो दोनों कुछ प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नागिन 7 की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस पर परमीत कॉल करता है एरल को, अपने पाशा को, और भरनी अनंता के कहने पर एरल की बातें सुनने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अनंता और भरनी ये प्लान तैयार करती है कि हमें किसी तरफ से ये बात का सुराग लगाना होगा कि यह परमीत आखिरकार किस एरल को बार बार कॉल कर रहा है। इधर दूसरी तरफ राधिका बहुत ज़्यादा गुस्से में है और राधिका को पूरव कहता है कि तुम किसी भी तरह उस नागिन को शिव मंदिर में लेकर जाओ, उसका द्वार खुलवाना है और हमने पाशा को ठीक करना। अगर पाशा ठीक नहीं हुआ तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन राधिका कहती है कि इस बार अपरा को ले जाना आसान है, क्योंकि अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई और अब मुझे ये भी टेंशन नहीं है कि आर्यमन भी उसकी लाइफ में से जा चुका है। यहाँ पर दूसरी तरफ परमीत बार बार एरल को कॉल करता है, लेकिन एरल उसका फ़ोन नहीं उठाता और पूरब उसका फ़ोन उठा लेता है। जैसे ही पूरब परमीत का फ़ोन उठाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्नी वो प्लम्बर की शक्ल रूप तैयार करके ही परमीत का सारा प्लान सुनती दिखाई देती है। यहाँ पर पूरब परमीत से मिलता है और कहता है कि इस बार पाशा तुम्हें नहीं मिलेगा। एरल अपनी छुट्टियों के लिए कहीं गया हुआ है, लेकिन इस बार अब पाशा एक नया आने वाला है और बहुत जल्द हम चिंगिस्तान में मिलेंगे और वहाँ पर तुम्हें मिलवाएंगे अपने दूसरे पाशा से। यहाँ पर राधिका पूरा से जैसा करती है वैसा ही करने को वो कर देता है। इसके बाद परमीत कहता है कि वो हमें कह रहे हैं कि हमें 15 अगस्त को चिंगिस्तान में मिलना है और वहाँ पर हमें एक और पाशा से मिलवाना चाहते हैं। यहाँ पर प्लान ये भरनी सुन लेती है कि परमीत 15 अगस्त को चिंगिस्तान जाने वाला है और वहाँ वो मिलकर किसी नए पाशा से मिलेंगे। आखिरकार भरनी कहती है कि हमें प्लान पता चल ही गया कि वो पाशा कौन हो सकता है जो कि इनसे मिलने वाला है। इसके बाद हम कहते हैं कि राधिका अपनी फैमिली को कहती है कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए। इसलिए भरनी प्रथम को भेजती है अपना वफादार बना करके वो चिंगिस्तान जाए और उनका वफादार साथी बने और जाकर पता लगाए कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। जैसे ही प्रथम नागरानी का आदेश सुनता है तो वो अपना नाग रूप लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अनंता बड़े ही सावधानी से अपनी चाल चलती दिखाई दे रही है और वो भरनी से कहती है कि इस बार वो उस राधिका को ज़रूर एक्सपोज करेगी। मेरा दिल कहता है कि इस बार कुछ ऐसा मेरा सामने आएगा जो सब कुछ बदल के रख देगा। इधर दूसरी तरफ करण टीना को एक हॉट ड्रेस पहनाकर ज़बरदस्ती किसी पार्टी में ले जाने की जिद करता है और जैसे ही अनंता देखती है कि करण टीना के साथ ज्यादती कर रहा है तो वो कहता है कि ये अभी तक इस लड़की के पीछे ही पड़ा हुआ है। टीना मेरी बहनों जैसी है और टीना मेरे जाने के बाद पता कितनी तकलीफ में, और ये करण उसको ज़ोर ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं इसकी हिफाजत हमेशा के लिए करूँगी। यहाँ पर अनंता बर्नी से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना और अपना नागिन रूप लेकर जाओ और देखो कि ये करण टीना को कहाँ लेकर जाता है। यहाँ पर आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टीना और करण की बातें सुनकर बर्नी उनके पीछे जाने का फैसला करती है और नागिन का आदेश लेकर वो टीना की हिफाजत के लिए करण की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है अगला सीन, प्रथम जो कि भरनी का लवर होता है वो नागरानी के कहने पर चिंगिस्तान पहुंच जाता है और चिंगिस्तान पहुंचते ही वहाँ वो चिंगिस्तानियों के एक वफादार को मार देता है और उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है और पहुंच जाता है पाशा के महल में। यहाँ पर वो भरनी की मोहब्बत में सब कुछ कर रहा है और उसने भी भरनी के लिए बहुत साथ दिया और नागरानी का आदेश लेकर वो चला जाता है चिंगिस्तान और वहाँ पर पता लगाता है कि आखिरकार इनका प्लान क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्या वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आर्यमन सूर्या और उसका बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इंतज़ार करते हैं और पाशा से शिकायत करते हैं कि इस बार हमने बहुत बड़ी मुसीबत को अपने गले लगा लिया है। वो मुसीबत और कोई नहीं, एक राधिका नाम की बला है, उसने हमें भिखारी बनाकर रखा हुआ है
यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप वहाँ पर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि पाशा आप वापस आ जाइए, आप ही हमारे सबसे अच्छे पाशा थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपना का भाई अपनी ऑफिस में एक लव स्टोरी चलाता दिखाई देता है। वो ऑफिस की लड़की के साथ ही सेटिंग करता है और उसके प्यार में मुब्तला हो चुका है, लेकिन वो भी आगे से एक लड़की और वो एक इच्छाधारी नाग है, इनकी जाकर आगे कोई केमिस्ट्री बनती दिखाई देगी। यहाँ पर अपरा ने अपने भाई के जिम्मे काम लगाया होता है कि उसने देखना है कि आर्यमन ऑफिस में ना आए और अपरा ऑफिस में कोई ज़रूरी काम करती दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा का भाई जो कि अकल से थोड़ा पैदल है, वो उस लड़की के साथ फ्लैट में मसरूफ़ होता है, तो उसे याद आता है कि अपरा ने उसके ज़िम्मे काम लगाया तो उसे आर्यमन को ऑफिस में आने से रोकना है। यहाँ पर अपरा आर्यमन की ऑफिस की तलाशी लेती है तो उसे मिलती है एक पेन ड्राइव, जिसे वो देखने की पूरी कोशिश करती है। अपरा देखती है कि आखिरकार इस पेन ड्राइव में क्या है, तो जैसे इसको लैपटॉप पर लगाने की कोशिश करती है तो दूसरा सीन में हम देखते हैं कि अपरा का भाई आर्यमन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल ऑफिस मत जाएँ, मैंने आपसे बातें करनी है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कंपनी को हमारी कंपनी के साथ मर्ज किया। आप शहर के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं और आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आर्यमन अपरा के भाई को इग्नोर करता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। यहाँ पर अपरा को आर्यमन के आने की आहट होती है और अपरा का भाई बाहर से सीटी बजा देता है, तो अपरा को पता चल जाता है कि कोई ऑफिस की तरफ आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है तो वो अपरा को देखता है और अपरा भी आर्यमन को